चलो, it is still 11:53 ना. Good morning everyone. Good morning, sir. Okay, we met yesterday and if you guys remember, अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है by the way? Whose weightage from foundation examination point of view is 15 marks. Okay, so today we are going to complete 30 marks out of 100. एक चैप्टर 15 का हो गया है, विच इज चैप्टर नंबर 2. आज एक और एक चैप्टर कर लेंगे. सो 30% सिलेबस इज ओवर बिफोर योर प्री समर ब्रेक. ओके, so unit number 2 is more of diagrammatic, where we are going to determine equilibrium level of national income. Yes or yes? Acha, this equilibrium level concepts was given by pura naam in his book देखो देखो जरा नोटबुक में यूनिट 2 जहां स्टार्ट किए ना, वो स्टार्ट में ही मैंने लिखवाया था. थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पब्लिश्ड इन द ईयर 1936. ओके, yesterday we started with which model? बेसिक 2 सेक्टर. बेसिक 2 सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ कौन थे? हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म्स थे. देन वी वेंट ऑन टू 2 सेक्टर मॉडल विथ सेविंग्स एंड देन वी स्टडीड समथिंग कॉल्ड एज 3 सेक्टर, जिसमें जिले लाही आ गए. हु इज जिले लाही? बराबर है ना. अच्छा, बीच में कॉन्सेप्ट सीखा था, दैट वाज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. याद आ रहा है क्या कुछ? विच इज बेस्ड अपॉन एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स. और जब ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट घूमता है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज ट्रिपल इफेक्ट. बराबर है. व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर? एमपी. करेक्ट. बिकॉज दे हैव विच रिलेशनशिप? इनवर्स. बिकॉज इफ सेविंग्स बढ़ेगी तो कंजम्पशन क्या होएगा? कंजम्पशन कम होएगा, तो उसका रिपल इफेक्ट भी क्या होएगा? करेक्ट. एंड देयर वाज वन मोर फॉर्मूला, दैट इज चेंज इन national income upon change in investments, delta y upon delta I. याद आ रहा है क्या कुछ कुछ? ओके, आज एक काम करते, पहले ना ये चैप्टर कंप्लीट कर दें और फिर मैं एमसीक्यूज का डिस्कशन लेता हूं. 20 एमसीक्यूज कुछ थे ना, उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या कि पहले वो सॉल्व कर लो, क्योंकि उसमें सम्स भी थे. ठीक है, तो बाद में करेंगे तो चलेगा ना. ओके, सो गाइस, आवर यस्टरडे सेशन वाज डन एट 3 सेक्टर मॉडल. यूनिट नंबर 2 में ना मैंने कुछ हाईलाइटिंग नहीं करवाया, क्योंकि पूरा यूनिट नंबर 2 मैंने आप लोग को नोटबुक में ही लिखवा दिया है. ठीक है ना? हाँ के ना? अच्छा, हेडिंग दे दो नोटबुक में अभी. एक सेकेंड ना. ओके गाइस, एक 15-20 मिनट्स पहले सामने देखना, फिर जो लिखना है ना मैं आपको बोलूंगा. एनी आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन aggregate supply function and aggregate demand function? Anyone? Any idea? अच्छा, हाँ, अच्छा, any idea about, हाँ, what is, हाँ, ये मतलब ओके. ओके, दैट इज बेसिकली एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई. गाइस, व्हाट ही सेड इज कि हम लोग है ना इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड सीखा था डिमांड चैप्टर में. सो व्हेनेवर देयर इज अ कंज्यूमर डिमांडिंग अ प्रोडक्ट, ओके, तो अंदर जा जाना,
वो पीछे वाले दिख नहीं रहे. I repeat, a consumer demanding a product. It was individual demand. Then a consumer demanding, many consumers demanding a product was which demand? And here many consumers demanding different products becomes which demand? But there is a difference between aggregate supply function and aggregate demand function. ये word function आता है ना, so there is something different. Please pay attention. Now, there are how many factors of production? Which are those? Labor, capital, and okay. So land means premises. Okay, capital means this all assets. An entrepreneur is the boss, and we all are the laborers. Yeah. तुम्हारे हिसाब से the most variable factor कौन सा होएगा? Variable means जिसको आप कभी भी कम ज्यादा कर सकता है. It is labor, because anyways India is which surplus economy? Labor surplus. अपने पास बहुत लेबर पड़ा है, हाँ के हाँ. Okay. Now, suppose just a random example, आप CA हो गया. Okay, and you have only one experience, and that is your articleship, where you had worked for almost like 3 years. You know, once you are done with articleship, तो आपका जो भी एक बॉस रहेगा, फॉर एग्जाम्पल एलन मेहता, तो उसका एक लेटर हेड होता है एलन मेहता एंड एसोसिएट्स, जिसके नाम पे आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है. And that is, you know, when you go for a corporate job after your CA final examination, तो आप CV के साथ उसको अटैच करते हो. Okay? Suppose आपका इंटरव्यू होता है. This is what actual चीज जो होती है मैं आपको बता रहा हूं. आपका इंटरव्यू हुआ एज अ कैंडिडेट, HR ने आपका इंटरव्यू लिया, they liked your confidence and everything. They will first reply, revert you by telling that कि okay, ठीक है, हम आपको 2 दिन में कॉल बैक करते हैं. Fair enough. आप चले गए, आपने और 2-3 जगह पे भी इंटरव्यू दिया था. नाउ इन दैट 2 days व्हाट कंपनी डज, यू नो, कंपनी कॉल्स दैट एसोसिएट जहां पे आपने आर्टिकलशिप किया था, और उससे आपका पूरा बैकग्राउंड लेता है. वो लोग समझता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि आप, क्योंकि आपने 3 साल काम किया था, तो उसको पता होता है आपके जो भी सर मैडम जो भी रहेंगे. ओके, एंड आफ्टर 2 days दे मेल्ड यू योर CTC. CTC इज बेसिकली व्हाट? कॉस्ट टू द कंपनी. सैलरी जो बोलते हैं ना हम लोग, सैलरी पैकेज. ये पैकेज को कॉर्पोरेट की भाषा में क्या कहते हैं? CTC, कॉस्ट टू कंपनी. क्योंकि आपका जो पगार है वो कंपनी के लिए क्या है? हाँ, कॉस्ट है. और समझो आपको ऑफर आया 18 lakhs का, विच इज मंथली हाउ मच? 1.5 lakhs. So what are they expecting from you? Are they expecting output from you worth 1.5 lakhs monthly, or worth 18 lakhs annually, less than 18 lakhs के more than 18 lakhs? More than? फिर भी आपको ऑफर कितना किया? क्यों? तो 18 lakhs ऑफर कर रहे, मतलब वो लोग इतना कॉन्फिडेंट क्या है पता है? कि मिनिमम, क्या बोला? आने दो और एक बार. मिनिमम सेल्स प्रोसीड, कि आज कोई भी फर्म जितना एम्प्लॉयमेंट के पीछे पैसा डालता है, आपसे उतना आउटपुट तो मिनिमम निचोड़ेगा. इफ दे आर गिविंग यू 18 lakhs rupees ईयरली, तो आपसे 18 lakhs का आउटपुट तो मिनिमम लेगा. So any entrepreneur which is expecting, and this minimum sales proceeds is from the level of employment, कि मेरे लोगों से इतना तो काम मिनिमम करवाएगा. That function is called as which function? मतलब आपको एज अ एम्प्लॉय, एज अ लेबरर, मिनिमम 1.5 लाख का 18 लाख ईयरली इतना आउटपुट तो देना ही पड़ेगा. अरे यस और यस. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्राइवेट फर्म, तो आपसे एक बार 18 लाख निचोड़ लिया, इतना काम करवा लिया, फिर आपको क्या बोलेगा? बस पगले शांति रख, तुझसे बहुत काम करवाया, कि वो और निचोड़ेगा. दैट इज मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड्स. क्या बोला? इट इज
आने दो और एक बार, दैट इज अगेन फ्रॉम दी, आने दो प्लीज, अगेन फ्रॉम दी इज कॉल्ड एज, आर यू गाइस गेटिंग मी? अरे हाँ के ना? अब प्राइवेट फर्म क्या करता है और गवर्नमेंट क्या करता है उसमें फर्क है, पूछो क्या? गुड क्वेश्चन. प्राइवेट फर्म विल पे यू 18 lakhs बट आपसे काम करवाएगा 25 लाख, 27 लाख, 28 लाख का, जो उसने सोच के रखा है. बट व्हाट गवर्नमेंट डज? Government is government more of like profit seeking institution? No, government is more of welfare. सर्विस से भी बेटर क्या वर्ड है? वेलफेयर. एंड वेलफेयर कब होएगा? जब वो एम्प्लॉयमेंट देश में क्या करेगा? क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी विथ सरप्लस, जहां पे ऑलरेडी देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट. तो ही विल ऑलवेज, ही मीन्स हु आई एम टॉकिंग अबाउट. तो J.M. Keynes was anyways a great follower of government. तो वो बोलता है government will always operate at a point where guys ASF is equal to ADF. क्या बोला? आने दो और एक बार. पॉइंट वेयर, इसलिए गवर्नमेंट में न ज्यादा पगार मिलता है, न ज्यादा पगार तेजी से बढ़ता है. क्योंकि आपको बोला कि भाई तुम्हारा पगार है महीने का 50,000, तो तुम्हारे से काम भी निकलवाएगा महीने का. एक एग्जांपल लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, यहां पे 5 बॉयज बैठे. ओके, केस नंबर 1, टू ईच एम्प्लॉय. ओके, इनका जो एक सीए है जहां पे आर्टिकलशिप कर रहे हैं, इनका जो बॉस है, इनको महीने का 20,000 रुपया दे रहे हैं. हाउ मेनी एम्प्लॉइज? महीने का पर इंडिविजुअल कितना दिया? तो टोटल कितना हुआ? तो प्राइवेट सीए क्या करेगा? पहले तो इनसे मिनिमम 1 लाख का आउटपुट निकलवाएगा. अरे हाँ के ना? लेकिन हो सके उतना मैक्सिमम निचोड़ेगा. अच्छा, समझो उसमें एवरी क्वार्टरली जो रिटर्न्स फाइल होता है, जीएसटी फाइलिंग होता है, तब काम का प्रेशर क्या होता है? अब वो काम के प्रेशर में उसको पता है कि आउटपुट क्या आना चाहिए. हाँ, अब 1 लाख के सामने उसको 1.80 का आउटपुट चाहिए, तो क्या और 4 बंदों को ऐड करेगा कि इनसे ही काम करवाएगा? दैट्स व्हाट प्राइवेट डज. बट गवर्नमेंट में समझो 1 लाख के सामने अब 1,80,000 का आउटपुट चाहिए, तो वो गवर्नमेंट क्या करता है पता है? 20,000 के 4 और नए लोगों को लेके आएगा. अब 20,000 के 4 और नए लोगों को लेके आया 20,000 पगार पे, तो अब टोटल क्या हो जाएगा? बोलो ना. और उनसे उतना आउटपुट निकाल लेगा. So a government will always operate at a point where ASF is equal to. I hope that's clear. Yes or yes? Okay, guys. अभी ये 3 sector model का जो equilibrium है ना, that equilibrium was at which point? 3 sector का equilibrium was at which point? Huh? What was happening at E2? C plus S plus T. What is C? Consumption expenditure. S T मतलब इनकम में थोड़ा खर्च किया, थोड़ा सेव किया, थोड़ा टैक्स पे किया, इज इक्विवेलेंट टू C प्लस I प्लस. अब एक जगह है CST, एक जगह है CIG. तुम्हारे हिसाब से विच इज ASF, विच इज ADF? Correct. C plus S plus T is your ASF, aggregate. क्योंकि आप अगर उतने का काम सप्लाई कर रहा है तो उतना पैसा तो आपको आएगा ही, लेकिन डिमांड थोड़ा ज्यादा कर रहा है, दैट इज C plus I plus. हम लोग बोलते हैं ना जीडीपी का फॉर्मूला C plus I plus G. दिस आर द गुड्स एंड सर्विसेज विच वी डिमांड. सो CIG इज योर एग्रीगेट, CST इज योर एग्रीगेट. प्लीज याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है. नीचे फिलहाल मैं लिख देता हूं. एज फार एज ASF is concerned, it is C plus S plus T, aggregate demand C plus I plus G. And based on this, guys,
the next concept which we are going to learn is the difference between inflationary gap and deflationary gap. बहुत critical है, बहुत important है, प्लीज ध्यान से देखना. क्या बोला? इट्स अ रिलेशनशिप और द डिफरेंस बिटवीन विच टू गैप्स. बेसिक्स बात कर लेते. नाम कभी सुना है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन? सुना है. इन्फ्लेशन मतलब क्या? महंगाई कहते हैं ना. वेयर देर इज व्हाट? राइज इन प्राइस लेवल के फॉल इन प्राइस लेवल. सो देर इज राइज इन जनरल प्राइस लेवल. यस और यस. नाउ पूछो क्यों राइज होता है? गुड क्वेश्चन. ध्यान से देखना. दिस इज विच एक्सिस एंड दिस इज विच एक्सिस? एक्स एक्सिस. बराबर है. अच्छा, व्हाट डू वी कंसीडर ऑन एक्स एक्सिस? ना एग्रीगेट इनकम. अब यहां पे मैं वाई एक्सिस पे क्या लेने वाला हूं पता है? ए डी, सॉरी थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, ए एस एफ एंड ए डी एफ. लेफ्ट साइड में लिखा है, समझ रहे हैं ना आप लोग को? ओके. सबसे पहला विच लाइन इज ए एस एफ? ऊपर तो वो कंजम्पशन भी लाइन जा रहा है, मतलब ये वाला ना जो 0 से स्टार्ट हो रहा है. 45 डिग्री. करेक्ट. दिस 45 डिग्री line is called as what? ASF, which is C plus S plus T. Okay. Now ADF कौन सा रहेगा? एक कंजम्पशन वाला. अरे हाँ ना, मैं डायरेक्टली C प्लस I प्लस G बना रहा हूं. मैं ADF O, ADF 1 ये सब नहीं. ओके. तो फिलहाल ADF is equal to ASF at which point? तो at equilibrium. यस और यस. बट इसको मैं कहूंगा देर इज फुल एम्प्लॉयमेंट. ओके. इसको मैं पॉइंट एफ भी बोलूंगा. ठीक है. देर इज एन अजम्पशन दिस इक्विलिब्रियम इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट. पॉइंट एफ, आई रिपीट, पॉइंट एफ स्टैंड्स फॉर व्हाट? अरे बोलो. मतलब कंट्री इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट और जितना गुड्स का डिमांड है उतना गुड्स का सप्लाई है. वेयर द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज हाउ मच? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज हाउ मच? OQ. मैं एक्स एक्सिस पे ना और दो चीज ऐड करूंगा. एग्रीगेट इनकम ऑल्सो. थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं. एग्रीगेट इनकम also employment and also output. So at full employment, at equilibrium, the output produced is how much? अरे बोलो यार. OQ. अब फुल एम्प्लॉयमेंट है तो लोगों का पगार क्या होता है? सबको पगार मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर सबको पगार मिलेगा तो डिमांड क्या होएगा? ज्यादा होएगा. तो डिमांड बढ़ेगा. एंड डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू राइट. राइट मतलब ऊपर गया. सो आई गॉट दिस ADF O है तो ये ADF 1 है. अच्छा, डिमांड क्यों बढ़ा? क्योंकि सबको पगार मिला. तो सबको पगार मिला तो बोला चलो हम भी डिमांड करते हैं अभी, तो डिमांड बढ़ गया. अब डिमांड बढ़ा तो क्या सामने सप्लाई बढ़ सकता है? अगर डिमांड बढ़ा तो क्या सप्लाई बढ़ सकता है? सप्लाई नहीं बढ़ सकता. क्यों नहीं बढ़ सकता? बिकॉज कंट्री इज ऑलरेडी एट विच एम्प्लॉयमेंट? सप्लाई कब बढ़ेगा? जब आउटपुट बढ़ेगा. आउटपुट कब बढ़ेगा? जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं. वेयर कंट्री इज ऑलरेडी. मतलब अब सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विल बी सोल्ड एट व्हाट प्राइस? यू नो, हायर प्राइस. मतलब यही OQ आउटपुट को रेड लाइन तक लेके जाओ ना, रेड लाइन तक, दैट इज पॉइंट G. तो पॉइंट F टू G इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, जहां पे प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया. बिकॉज सेम आउटपुट इज नाउ गेटिंग सोल्ड एट हायर प्राइस. सिमिलरली अगर मैं एग्रीगेट डिफ्लेशनरी का बात करूं, डिफ्लेशन इज ऑल अबाउट व्हाट? आने दो और एक बार. फॉल इन व्हाट?
Okay, considering the same, guys, this is my which axis? And this is what I am considering on x-axis. Three things: aggregate income. Okay, अच्छा एक चीज यहाँ पे बताना भूल गया. अच्छा, can you see this new equilibrium? ASF का और ADF1 का न्यू इक्विलिब्रियम E1 दिख रहा है. अच्छा, E1 नीचे देखोगे तो यहाँ पे OQ1 दिख रहा है. यहाँ पे आउटपुट बड़ा है? नहीं, आउटपुट नहीं बड़ा है. हाँ, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ना मैं एक और फैक्टर लिख देता हूं, इधर y लिखता हूं तो इधर y1 लिख देता हूं, बिकॉज x एक्सिस पे आउटपुट भी है और इनकम भी है. तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं that in this diagram of inflationary gap, is there increase in real output? No. But is there increase in national income? How? क्योंकि अब वही आउटपुट बिक रहा है एटा. Suppose price was 1,000 and output was 10,000. What is 1,000 into 10,000? स्लो क्लैप्स. 1 करोड़ बराबर है. सो 1,000 into 10,000 is 1 crore. Now same 10,000 output is sold for 2,000. तो नेशनल इनकम क्या हो गया? 1 करोड़ से 2 करोड़ बढ़ा ना. लेकिन क्या वो आउटपुट की वजह से बढ़ा? नहीं, वो किसकी वजह से बढ़ा? आर यू गेटिंग दिस? Okay, now coming back to deflationary, what do I consider on y-axis and x-axis? Y-axis पे क्या आएगा? ASF and अच्छा, x-axis पे aggregate income followed by okay. Now this is upward sloping 45-degree line, which curve? बोल नहीं रहे हो? And this upward sloping is which curve? सेम कलर यूज करता हूं. करेक्ट. दिस इज ADF. हाँ के ना. दिस इज माई पॉइंट E, ऑल्सो माई पॉइंट F. नीचे लिखा है F स्टैंड्स फॉर, मतलब व्हेन कंट्री इज ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट तो आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज हाउ मच? अरे बोलो यार. OQ. अब हुआ क्या? देश में क्या आया? डिफ्लेशन की वजह से क्या हुआ ना? मंदी आई ना. तो बिजनेसमैन ने बोला यार अब तो मेरा आउटपुट बिक ही नहीं रहा है. मंदी मतलब तेजी ऊपर, अप स्विंग बिजनेस साइकिल में. तो मंदी मतलब इट इज डाउन स्विंग. अब बिजनेसमैन ने क्या बोला? यार मैंने तो आउटपुट ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिया है. अब मैंने ऑलरेडी आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया है और देश में मंदी आ रही है, तो कोई भी ये प्राइस पे खरीदेगा नहीं. मुझे प्राइस क्या करना पड़ेगा? अच्छा, दूसरा एक बात लेते हैं. मंदी आती है, विल ही रिटेन लेबरर्स? नहीं. अच्छा, प्रीमाइसिस तो खरीद लिया है तो उसको कम नहीं कर सकते. कैपिटल असेट मशीनरी बिठा दिया है, फेंक नहीं सकते. अपने आप को वो निकालेगा नहीं एज एन एंटरप्रेन्योर. इसलिए मैंने पूछा मोस्ट वेरिएबल कौन सा है? तो जो एक्सेस थोड़ा लेबर थे 15, 20, 25, 30 लोग को क्या किया? अरे बोलो यार, क्या किया? अच्छा, निकाल दिया. तो उनकी इनकम क्या हो गई? तो ओवरऑल एवरेज इनकम क्या हो जाएगी कंट्री में? अच्छा, कम हो जाएगी. तो डिमांड भी क्या होएगा? अच्छा, डिमांड कम हो गया तो अभी नवा डिमांड जो है ना, ये समझो था ADF0, तो अब ADF1 किधर आएगा? आपको लेफ्ट साइड राइट साइड में डिफरेंस समझ रहा है? हाँ के ना. यहां पे अब नीचे आया तो आई गॉट अ न्यू इक्विलिब्रियम. दिस न्यू इक्विलिब्रियम इज विच पॉइंट? दिस इज E1. बराबर है? यस और यस. अच्छा, अब यहां पे अगर मैं न्यू आउटपुट देखूं OQ से OQ1, क्या आउटपुट कम हुआ? तो क्या कम हुआ? आउटपुट क्यों कम नहीं हुआ? बिकॉज दैट वॉज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड व्हेन कंट्री वॉज एट विच एम्प्लॉयमेंट. अब हो क्या रहा है पता है? यही आउटपुट फ्रॉम पॉइंट F टू पॉइंट G, फ्रॉम पॉइंट F टू पॉइंट G यहां पे ऊपर गया था, यहां पे क्या आया? मतलब देश में क्या आ गई? मंदी. मंदी आई मतलब क्या हुआ? मतलब सेम आउटपुट इज नाउ गेटिंग सोल्ड एट
मतलब डिफ्लेशन आया देश में, और जब डिफ्लेशन आया तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा। तो ये जो गैप है ना Y to Y1 या Q to Q1 जो अंदर आया, उतना लेवल का आप क्या अज्यूम कर सकते हो, अनएम्प्लॉयड। इतने लोगों को काम से निकाल दिया, फिर वो ऑपरेट करेगा अब E1 पे। So that is a concept guys of inflationary gap and deflationary gap. आपको समझना क्या था कि in left side inflation, country was operating at full employment, output produced was how much, OQ. Since country was operating at full employment, सबको काम था, सबको पगार था, सबको पगार था, सबके पास पैसा था, तो सब डिमांड भी करेंगे, तो डिमांड क्या होने लगा, अरे बोलो ना यार, अच्छा बढ़ने लगा, तो ADF नीचे आया कि ऊपर गया। अब ऊपर आया तो सामने सप्लाई बढ़ा सकते हैं क्या, क्यों नहीं बढ़ा सकते, फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो क्या होएगा, नाउ सेम आउटपुट विल बी सोल्ड एट अ, इसलिए F2G हम ऊपर गए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इन्फ्लेशन। लेफ्ट साइड डिफ्लेशन में वेयर कंट्री वाज ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट प्रोड्यूस क्या हुआ था, आउटपुट प्रोड्यूस कितना हुआ था, OQ हुआ था, बराबर है। लेकिन अभी ज्यादा डिमांड, अपना देश में डिफ्लेशन, मंदी आई तो क्या हो गया, सेम आउटपुट इज नाउ गेटिंग सोल्ड एट अ, तो F2G ऊपर आया कि नीचे आया, अच्छा नीचे आया, तो उसने पहले तो लेबर लोग को भी क्या कर दिया, निकाल दिया, तो ओवरऑल एवरेज इनकम लोगों की क्या हो गई, कम हो गई, तो डिमांड भी क्या हो गया, दिस इज योर इन्फ्लेशनरी गैप वर्सेस, आपका स्टडी मटेरियल में है ना, पेज नंबर 192 पे है, लेकिन हम लोग सब नोटबुक में ही लिख रहे हैं यूनिट 2 का। तो पहले तो लास्ट क्या लिखा है, 3 सेक्टर का इक्विलिब्रियम है, एक लाइन छोड़ के पहले लिखो, मैं जो बोलता हूं वैसे लिखना। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, एक लाइन छोड़ के ऐसी हेडिंग दो, कॉन्सेप्ट हेडिंग, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। पुट हाइफन स्मॉल डैश लिखो, इट रेफर्स टू अब जरा इंक चेंज करो ना, मिनिमम सेल्स प्रोसीड्स, मिनिमम सेल्स प्रोसीड्स नॉर्मल इंक पे आ जाओ, विच एवरी एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट्स, which every entrepreneur expects from the given level of employment, which every entrepreneur expects from the given level of employment, full stop, continue. A 45-degree line, a 45-degree line in equilibrium diagram, 45-degree line in equilibrium diagram is considered as ASF, is considered as ASF। चलो नेक्स्ट, एक लाइन छोड़ के, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, put hyphen and write, it refers to, इन चेंज करो, maximum sales proceeds,
maximum sales proceeds, normal link पे आओ, which every entrepreneur will try to obtain, which every entrepreneur will try to obtain from given level of employment, which every entrepreneur will try to obtain from given level of employment. Full stop, continue. C plus I plus G line, C plus I plus G line in equilibrium diagram, C plus I plus G line in equilibrium diagram, आपके लेफ्ट साइड या प्रीवियस पेज पे ही रहेगा इक्विलिब्रियम डायग्राम का, C plus I plus G line is considered as ADF, is considered as ADF. एक लाइन छोड़ के लिखना नोट, नोट अकॉर्डिंग टू JM Keynes, according to JM Keynes, comma, government will always operate at इंक चेंज करो, ASF equal to ADF, will always operate at ASF equal to ADF, नॉर्मल लिंक पे आ जाओ, कॉमा, known as E capital effective demand, known as effective demand. तो जो ADF इक्वल टू ASF है ना, या ASF इक्वल टू ADF, उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड. फिर ये एज इट इज ड्रॉ करो, एक लाइन छोड़ के. चलो, इन्फ्लेशनरी गैप के नीचे हो गया डायग्राम. अच्छा, स्टार्टिंग में, बट वी आर नॉट एनकरेजिंग ऑनलाइन, मतलब गाइस अटेंडिंग, हाँ एकदम इमरजेंसी है, नहीं ट्रैवल कर पा रहे तो अलग बात हो गई. हाँ घर पे, चलो बोलो. मेरा एक्सप्लेनेशन है ना ऐसा, इन्फ्लेशनरी का अलग, डिफ्लेशनरी का अलग, तो लाइन चाहिए तो खींच लेना बीच का. ओ अलग अलग बना दिया है, मतलब डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में नहीं बना है. हाँ तो नेक्स्ट पेज पे ऐसा लाइन खींच ले, वापस हेडिंग दे दे, बस क्या है यार, तू भी फिफ्थ स्टैंडर्ड जैसा पूछ रहे हैं, पेज खत्म हो गया. बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल ड्रॉइंग? अच्छा ठीक, विल वेट फॉर 1 more minute. आया आपको ईमेल कंफर्मेशन आया मैडम?
अपने लिए नियरेस्ट सेंटर थाने ना, आईसीआई का है ना थाने में, वाशी में भी है, बीकेसी है, फोर्ट है। हाँ बीकेसी मेन नहीं है, मेन फोर्ट वाला ही था, बीकेसी में ना अच्छा स्ट्रक्चर बना है। हाँ वो करेक्ट करेक्ट, आईटीटीएस ऐसा कुछ, हाँ वो भी उधर था, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना है, जगह अच्छा मिला उनको। काफी एसोसिएशन है, पहले एचआर में भी होता था, अभी एनएम में भी हो रहा है। फिर वो पोदार के बाजू में वेलिंगकर्स करके एक इंस्टीट्यूट है ना, वहां पे भी वो लोग रखते थे। बट अभी ये लोग का इंफ्रा अच्छा हो गया है, बीकेसी वाला। ना ना, और मेरे को लगता है 6-7 लाइन लगेगा। चलो बोलो, लिखना इन्फ्लेशनरी गैप वाले साइड लिखना। ओके, इन द अबव डायग्राम, in the above diagram, comma, the given quantity of output OQ, the given quantity of output OQ is sold at higher price, is sold at higher price that is I dot E dot, that is from point F to point G, at higher price, that is from point F to point F to point G, full stop. There is increase in aggregate income, हाँ कंटिन्यू ही करना है, there is increase in aggregate income from OY to OY1, there is increase in aggregate income from OY to OY1, not due to real output, not due to real output, but due to क्या, rise in price, but due to rise in price. अच्छा, दूसरा भी एक सिंपल लॉजिक लगता है, इधर देखो ना, आउटपुट कौन सा वाला बिकने वाला है, OQ के OQ1, OQ बराबर है, बिकॉज वो कौन से एम्प्लॉयमेंट पे, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब आप OQ आउटपुट पे देखोगे ना, तो ब्लैक कलर, ये देखो कर्सर मूव हो रहा है, मेरा डिमांड यहाँ, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे है और नया वाला एग्रीगेट डिमांड ऊपर है, मतलब एट OQ आउटपुट सप्लाई इज लेस एंड डिमांड इज मोर। इतना तो बेसिक पता है ना, वेन एवर डिमांड इज मोर देन सप्लाई, प्राइस, दैट इज इन्फ्लेशन। चलो डिफ्लेशनरी गैप वाले कॉलम में लिखना, राइट साइड वाले लिखना, इन द अबव डायग्राम, in the above diagram, comma, the given level of output OQ, the given level of output OQ is sold at lower price that is from point F to point G, फुल स्टॉप। कंटिन्यू करना है, लेफ्ट में बाद में क्या लिखवाया था, लेफ्ट में हाँ, देर इज डिक्रीज इन एग्रीगेट इनकम, अभी लिखना देर इज डिक्रीज इन एग्रीगेट इनकम from OY to OY1, from OY to OY1, not due to real output,
but due to fall in price. पक्का? एनी डाउट्स? ओके, स्टडी मटेरियल बंद रखना ना जरा. द नेक्स्ट, अच्छा इधर. ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गाइस, सिंस वी आर स्टिल अ पार्ट ऑफ 3 सेक्टर, ओके, 4 सेक्टर पे गए नहीं है. और 3 सेक्टर मतलब कौन है अपना? गवर्नमेंट सेक्टर एंड इनकम डिटर्मिनेशन. दिस इज May 25 से किया हुआ एडिशन. अब तक ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं. इंस्टीट्यूट को लगा बहुत कम है ये चैप्टर में, थोड़ा परेशानी बढ़ा देते हैं. ओके, थोड़ा सिंपल है बट थोड़ा टेक्निकल है. जिसमें पॉइंट नंबर 1, इट इज इनकम डिटर्मिनेशन विथ लम सम टैक्स. क्या बोला? इट इज, आने दो, पूरा पूरा पढ़ो. व्हाट इज पॉइंट नंबर 1? इट इज, okay guys, what is the equation of C? एकदम फर्स्ट डायग्राम में मैंने कुछ लिखा था, C is equal to A plus BY. very good. what does A stands for? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये वो खर्चा है जो इनकम पे डिपेंडेंट. व्हाट वाज B? ये वो खर्चा है जो इनकम पे डिपेंडेंट, इसलिए B के साथ क्या आया? ओके, y आया. बराबर है. अब यहां पे y के जगह पे अपने को चेंज करना पड़ेगा YD. व्हाट इज YD? अला YD, ओ ओ हो YD is nothing else but disposable income. पहली बार है ये, 11-12 में नहीं था. ओके, सॉरी, माय मिस्टेक. ओके, YD. व्हाट इज YD? इट इज, आने दो और एक बार. ये YD क्या बोलते हैं? YD को डिस्पोजेबल इनकम. अच्छा, एनी आइडिया व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? इट इज इनकम इन लेफ्ट इन हैंड्स आफ्टर पेइंग व्हाट? अरे बोलो यार. तो डिस्पोजेबल इनकम ऐड करेंगे. ओके, अच्छा, व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं y माइनस टी. yes or yes? so rewriting as, that is C will be, now if I write A plus B YD, तो यहां पे A plus B YD के जगह पे मैं क्या लिख सकता है? नहीं समझा? पक्का? ओके. Now, what is the formula to determine national income in 3 sector? Guys, we are still in 3 sectors. So, y will be is equal to C plus I plus, okay, where C can be written as A plus B y minus T. बराबर है? Plus I plus G. अच्छा, ब्रैकेट ओपन करूं तो y is equal to A plus by माइनस BT प्लस I प्लस G. बराबर है? अब y वाले को एक साइड लेके आओ, y वाले को एक साइड लेके आओ. तो कैन आई से y माइनस BY, क्योंकि ये y वाला इधर आ जाएगा. नहीं समझ रहे क्या? विच इज इक्वल टू, बोलते जाओ तो ही याद रहेगा, माइनस BT प्लस I प्लस. ओके, इफ आई कंसीडर y कॉमन, तो कैन आई रेट एज y इंटू 1 माइनस B. नहीं समझा ये? which will be is equal to A minus BT plus I plus G. So therefore, what will be the formula? It will be 1 upon 1 minus B. ये 1 minus B को नीचे लेके आया into ब्रैकेट में A minus BT plus I plus G. This is the last में जो लिखा है ना ये वाला, this is the main formula to calculate income determination with lump sum tax.
अब इंस्टीट्यूट ने पहले तो क्या दिया था पता है, इनकम डिटर्मिनेशन विथ लमसम टैक्स, और उसके नीचे ये लिख दिया। ये समझेगा क्या? इसको समझने के लिए पूरा डेरिवेशन आना जरूरी है। नहीं समझा? लिखो। ऐसे 4 है, टोटल 4 है, ये 1 हुआ। एक सच्ची बात बोलूं, ये डेरिवेशन का है ना, कुछ काम नहीं है, क्योंकि आने वाला सम है, बट डायरेक्टली आप नहीं, याद ही नहीं रहेगा कि आया कैसा। व्हाट इज दिस 1/1 माइनस बी ब्रैकेट ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, वो आया कैसे, उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, सो दैट व्हेन यू ओपन द बुक इन द मंथ ऑफ सितंबर तो कंफ्यूजन ना होवे कि ये आया कैसे। बाकी चाहिए तो मैं क्यों अगस्त में, सितंबर में एग्जाम है, इतना 1 महीना पहला एडवांस थोड़ी पढ़ाई करने का रहता है पागल। अच्छा हाँ, तभी तो पढ़ना पड़ेगा। प्लीज याद रखना, वाईडी इज डिस्पोजेबल इनकम। हो सके तो एक बार C प्लस आई प्लस जी लिख दिया, फिर पूरा डेरिवेशन खुद से ही करो ना, और फिर लास्ट वाला चेक करो यही पॉइंट पे आए कि नहीं। जितना खुद से किया हुआ रहेगा उतना चीजें याद रहेंगी। डन? नहीं, ओके। नेक्स्ट वीक खाली 3 ही दिन लेक्चर है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। कब तक है फिर? थर्सडे टू थर्सडे हो गया। ओके गाइस, सेकंड हेडिंग पढ़ो तो एक बार। सेकंड का क्या हेडिंग लिखा मैंने? ऊपर था ओनली लमसम टैक्स, नाउ इट इज लमसम टैक्स एंड ट्रांसफर। जैसे पेंशन आया तो इनकम तो बढ़ गई ना, खर्चा तो करेगा ना। हाँ बोलो। ये ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब इज इट अर्न कि अनअर्न? लेकिन फिर भी हमारी इनकम तो हुई। अरे यस और यस। तो कीन्स बोलता है नाउ सी विच इज ऑल अबाउट ए प्लस बी वाई डी। ओके, व्हाट इज वाई डी? बराबर है। नाउ व्हेन आई से डिस्पोजेबल इनकम दैट इज वाई डी, जिसको हम क्या कहते हैं? वाई माइनस टैक्स, बट प्लस देर विल बी टी आर। व्हाट इज टी आर? क्यों प्लस किया उसको? अनअर्न्ड है, लेकिन हाउस होल्ड को वो पैसा, टैक्स में पैसा नहीं समझा। सो नाउ इफ आई रीराइट एज C will be easy, that is C will be is equal to A plus B bracket Y minus T plus TR। नहीं समझा? अच्छा, अभी तुम लोग बोलो, जितना बोलोगे याद रहेगा। हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर 3 सेक्टर? C plus I plus G, where C will be is equal to अगर ब्रैकेट ओपन किया तो बराबर है। चलो y वाला एक साइड लेके जाओ। सो देयरफॉर y अच्छा, अब y को कॉमन ले लिया तो इज इक्वल टू a
Okay, so therefore y will be is equal to 1 upon 1 minus b into a. नहीं समझा? सेकेंड डन. चलो इसके नीचे लिखो तो नोट, एक लाइन छोड़ के लिखना नोट. बोलो. इन about two determinations, in about two determinations, comma, we have analyzed the effect of budget only with lump sum tax system. Only with lump sum tax system. Full stop. Continue करना. But in reality, comma, tax system consists of both lump sum tax and proportional tax. Proportional. ये नोट पूरा पढ़ो तो एक बार क्या लिखवाया? बट इन रियलिटी, आप साथ में, बट इन रियलिटी टैक्स सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ बोथ. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लम्प सम टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स? एक साथ होता है, फिक्स होता है. रेस्टोरेंट में खाना खाया तो फिक्स है, अरे हाँ के ना. एंड प्रोपोर्शनल टैक्स स्लैब वाइज. हाँ ये करेक्ट था, स्लैब वाइज है ना. 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12. हेलो, मतलब रियलिटी में दोनों है ना. तो अभी क्या होएगा पता है? पहले तो हेडिंग पढ़ो, थर्ड और फोर्थ. थर्ड वन का हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा? अच्छा, जिसमें दोनों आएगा, क्या दोनों आएगा? लम्प सम टैक्स एंड, जो नहीं बोलेगा 6 अटेम्प्ट, लम्प सम टैक्स एंड. पहला तो C इज इक्वल टू A प्लस B. हाँ, मेरे को देख के मत बोलो. नाउ जो YD है ना, YD दैट इज डिस्पोजेबल विल बी Y माइनस T बार माइनस TY. अच्छा, ऊपर वाला जब सिर्फ लम्प सम था तो YD was what? Y माइनस T, क्योंकि सिर्फ लम्प सम था. अब क्या हो जाएगा? Y माइनस T बार माइनस TY. अच्छा, ये T बार क्या रहेगा? लम्प सम टैक्स, जो फिक्स है ना. बाहर मतलब इट रिमेन्स कांस्टेंट, जो फिक्स है, लगने वाला है. अच्छा, माइनस TY क्या रहेगा? जो इनकम पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो T के साथ Y आया. नहीं समझा? पक्का? हाँ, तो therefore C will be is equal to A plus, बोलते जाओ, B ब्रैकेट Y माइनस T बार माइनस TY. ओके, चालू करें. लास्ट बेंच लिखना नहीं. चलो पहले इनकम इज इक्वल टू C प्लस I which will be is equal to पूरा बोलना है यार. तुम लोग क्या आलस कर रहे हो? therefore y is equal to ब्रैकेट ओपन A प्लस
y वाले को एक साइड लेके आओ, चलो फटाफट। सो y नहीं समझा, पक्का ना? हाँ, विच इज इक्वल टू a माइनस, बराबर है? अरे यस और नो? चलो अभी y कॉमन लो, है ना? नेक्स्ट पेज पे जाओ। सो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू, पहले तो 1 माइनस बी प्लस बी टी इंटू ए माइनस बी टी बार प्लस आई प्लस जी, है ना? इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस बी टी प्लस बी टी को, 1 माइनस बी प्लस बी टी को, बी कॉमन, करेक्ट, बी कॉमन होएगा तो होएगा 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी। ओ हेलो अच्छा, ये दो का ब्रैकेट ओपन होएगा तो 1 माइनस बी और माइनस बी इंटू माइनस टी विल बी प्लस बी टी। ओ हेलो, इंटू ए माइनस बी टी बार प्लस आई प्लस जी। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। अब डायरेक्टली लास्ट लिखोगे तो कुछ भी समझेगा ये कैसा आया। टी बार इज योर लमसम टैक्स जो फिक्स है, एंड टी वाई इज प्रोपोर्शनल टैक्स जो इनकम बेस्ड है, इसलिए वो स्मॉल टी के साथ वाई आया। सो बेसिकली योर टी वाई इज प्रोपोर्शनल टैक्स एंड टी बार इज लमसम टैक्स। आप लोग ने मुझे सुना कि इग्नोर किया? अच्छा सॉरी, से यस। हाँ, लेकिन सिलेबस तो इंडिया का है ना। कहाँ पे? हाँ, लेकिन बाकी सब ये फाइन्स और पेनल्टीज बहुत सारी है। उधर लेन वाइज स्पीड फिक्स होता है, थोड़ा भी स्पीड ऊपर नीचे हुआ तो वो लोग डायरेक्ट कैमरा में कैप्चर कर लेते हैं। वहां पे रूल नहीं तोड़ सकते ना। अपने को तो क्या, हाईवे पे खाचा दिखा नहीं कि लेफ्ट, खाचा दिखा राइट, उधर ऐसा नहीं कर सकते। वो टेस्ला वाले का जो कार है ना, वो बिना ड्राइवर की कार को क्या बोलते हैं? ऑटो पायलट तो ठीक है, लेकिन और कुछ कहते हैं उसको। मतलब आपको खाली डेस्टिनेशन डालना होता है, फिर अपने यहाँ पे इंडिया में नहीं चल सकता वो से वो सेंसर पे चलता है पूरा। मतलब वो आगे का सेंसर है ना, पूरा ये कर लेता है कि डिस्टेंस पे गाड़ी है तो अपने आप स्पीड कम ज्यादा कर लेता है वो। अपने यहाँ पे भी वो कार में नहीं आता है कि तुमने वो 80 पे डाल दिया। एडास तो सिस्टम है, 80 पे समझ तेरा गाड़ी है, अब तू हाईवे पे और तुझे चाहिए 80 पे ही रहे, तू स्टेयरिंग से अपना एस्केलेटर से हाथ निकाल, लूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल हाँ क्रूज कंट्रोल, करेक्ट। हाँ हाँ, अपने को सिर्फ ब्रेक पे ही अभी पैर रखना है कि जब भी,
हाँ ब्रेक पे तो हाँ हाँ, तो बस बाकी अपने को कुछ नहीं करना है। वो एक बार चलेगा लेकिन बिना ड्राइवर का नहीं चलेगा ये। हुआ है क्या? अरे वो सब एक जो ये गाड़ी आया है ना महिंद्रा का BE6 करके, जबरदस्त उसमें सिस्टम बिठा है। आई थिंक वो ये है अपना इलेक्ट्रिक है वो BE6। अरे लेकिन जबरदस्त गाड़ी बनाया। हाँ 650 मतलब कितना हो गया? यहाँ से गोवा हो गया वो 600 किलोमीटर पे तो। लेकिन बहुत महंगा गाड़ी है वो। चलो ये हो गया लिख के। ओके लास्ट हेडिंग साथ में दे दो, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को पहले लिखना चाहिए। लास्ट हेडिंग दो साथ में। इनकम डिटर्मिनेशन। ए फर्स्ट वन क्या था? इनकम डिटर्मिनेशन विथ लमसम टैक्स। तो सेकेंड था लमसम टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। तो अब होएगा इनकम डिटर्मिनेशन विथ टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड करेक्ट। पहले खुद से डिराइव कर रहे हो कि मैं करूं? ओके समझ गया, मुझे करना है। साइलेंस वॉज मोर लाउडर देन वर्ड्स। तो पहले हेल्प करो मेरे को, चलो लिखना बंद करो, पहले मेरे को हेल्प करो। पहले C इज इक्वल टू A प्लस B, बट नाउ YD विल बी इक्वल टू Y माइनस पहले तो लमसम टैक्स माइनस that is proportional tax plus TR that is transfer payments. Okay, so now C will be is equal to A plus B bracket Y minus T bar minus TY plus TR बराबर है। तो now Y is equal to C plus I plus, therefore Y equal to C sorry A plus B Y minus T bar minus TY plus TR plus I plus G ब्रैकेट ओपन करो। A plus BY minus BT bar minus BTY plus BTR plus Y वाले को एक एक साइड लेते जाओ। Y minus BY plus BT is equal to A minus BT bar plus BTR plus I plus G। चलो Y को कॉमन लो। 1 minus B plus BT equal A minus BT bar plus BTR plus I plus G। Therefore Y will be equal to 1 upon 1 minus B plus BT into A minus BT bar plus BTR plus I। अच्छा नीचे वाला, therefore Y is equal to 1 upon 1 minus B into 1 minus T into A minus BT bar plus BTR plus सिंपल है। सिंपल है कि नहीं? आपको लगता है ये एक बार लिखने से डेरिवेशन आपको याद रह जाएगा? खाली वाईडी का ही तो तकलीफ है जीवन में।
अब तो गाड़ी भी आ गई है ना, BYD इंपोर्ट्स। अब हो जाएगा चालू। अब यूएस के साथ अपना अच्छा हो रहा है। चल, एनी डाउट इन दिस इनकम डिटर्मिनेशन? पक्का? ओके, चलो एक लाइन छोड़ के हेडिंग दो। लेट अस नाउ कम टू विथ। अच्छा एक काम करो ना, ये जो है ना इसके नीचे लिख दो ना नेक्स्ट लाइन में, वेर 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी रिप्रेजेंट टैक्स मल्टीप्लायर। रिप्रेजेंट व्हाट? मतलब अगर सम में पूछा टैक्स, कैलकुलेट टैक्स मल्टीप्लायर, तो डायरेक्टली खाली इतना ही 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी। और अगर सम में पूछा इनकम डिटर्मिनेशन विथ टैक्स मल्टीप्लायर, सॉरी इनकम डिटर्मिनेशन विथ टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम, तो वो पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला। हाँ ये ऊपर वाला। इज इट क्लियर? यस और यस? ओके, मतलब किसका? ये वाले का? नहीं, मतलब अगर समझ के आया कैलकुलेट इनकम डिटर्मिनेशन विथ टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। आपको एक्चुअली बाय हार्ट क्या करना है? हर एक में लास्ट वाला, लेकिन मेरे को लॉजिक बताना था एज अ टीचर, इसलिए मैं डेरिवेशन बताया। समझा ना? ओके चलो, नाउ लेट अस गो टू द 4 सेक्टर मॉडल। लीव वन लाइन, फ्रेश पेज, रोमन नंबर 4, हेडिंग देना 4 सेक्टर मॉडल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। हेल्प करोगे? 3 सेक्टर तक पूरा बायट है, ठीक है। चलो सबसे पहला देर आर हाउ मेनी सेक्टर्स? 4 सेक्टर है ना। पहला कौन सा रहेगा अपना? एक सेकंड ना, इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 इधर कौन सा आया? इधर कौन सा आएगा? Okay, chalo, focus here. Initially, to start the production, to start the business, what household provides? सब लोग factors of in the form of कौन प्रोवाइड करे? किसको प्रोवाइड करे? मैं ना थोड़ा फास्ट ड्रॉ करूंगा तो देखना मेरे से एरो गलत ना हो जावे। अच्छा, रिटर्न में बिजनेस फर्म स्टार्ट्स विद व्हाट? ये प्रोडक्शन करे कौन? किसके लिए? फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर रहा हूं। फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए हाउस होल्ड को क्या चाहिए? Who does this factor payments? By the way, factor payments are in the form of कौन प्रोवाइड करे? किसको प्रोवाइड करे? अच्छा, और जैसे ही पैसा आया उसमें से पार्टली 58,800 विल बी, सब लोग बोल नहीं रहे, विल बी ऑन गुड्स एंड, ये खर्चा करे कौन? पैसा मिले किसको? 58,800 खर्च किया तो बाकी का 6,200 क्या किया? कौन करता है? सेविंग्स। फिर वो सेविंग्स का क्या करेगा? मोबिलाइजेशन। कहां करेगा मोबिलाइजेशन? आने दो और एक बार, कहां करेगा?
and what this institution does. अच्छा, so savings are dash and investments are dash. Leakages, investments are. उसके बाद जिले लाही आए थे, जिले लाही याद रहेगा तो कौन सा सेक्टर? अच्छा, गवर्नमेंट को दोनों साइड से मेवा मिठाई आया था, हाउस होल्ड से क्या आया था? आने दो और एक बार, क्या आया था? और सामने गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को क्या दिया था? हाँ, पहला तो सब्सिडीज, फिर वो लास्ट था यार, याद है क्या कि देख के बोल रहे हो? एंड फाइनली इट इज, बराबर है ना? अच्छा, बिजनेस फर्म्स ने गवर्नमेंट को क्या दिया था? वेरी गुड, ये आया था, बराबर है, कॉर्पोरेट। और रिटर्न में क्या दिया था गवर्नमेंट ने? फिर हाँ, पेमेंट फॉर एंड, कुछ याद आ रहा है क्या? ये सब रिवाइज हो गया? अच्छा, गवर्नमेंट का बैंक कौन? आरबीआई, आरबीआई। सो गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास पैसा और आरबीआई से पैसा, बराबर है। नाउ हियर कम्स माय, क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी, वो मूवी याद आ गया रहेगा, बराबर है। हाँ, अब आया मेरा फोर्थ सेक्टर, और वो फोर्थ सेक्टर कौन सा है? तुम्हारा स्टडी मटेरियल बंद है? थोड़ा घुटने पे जोर लाओगे? ओके, फर्स्ट लेट अस बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन हाउस होल्ड एंड फॉरेन सेक्टर। ऐसा हाउस होल्ड से फॉरेन सेक्टर को क्या मिलता है? हाउस होल्ड ने फॉरेन फर्म्स को क्या दिया? हाउस होल्ड मतलब आपने और मैंने फॉरेन फर्म्स को क्या दिया? मनी को क्या कहेंगे हम लोग? Imports is never done by household, it is done through businesses. Export imports done through businesses. अच्छा, फॉरेन फर्म्स इंडिया में है कि नहीं है? तो आप और मैं फॉरेन फर्म्स में क्या करते हैं? हाँ, दैट इज कॉल्ड एज मैन पावर सर्विसेज। क्या कहते हैं उसको? हाँ, फिर वो कोरियन इंजीनियर चेन्नई का सैमसंग में काम कर रहा है और वो पैसा उसके पेरेंट्स को कोरिया में भेज रहा है। फॉरेन, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज आउटवर्ड रेमिटेंसेस। रेमिटेंस को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मनी। व्हाट डज रेमिटेंस मीन्स? जो अपने से यहां से पैसा जा रहा है, इसीलिए क्या लिखा? आउटवर्ड रेमिटेंस। सिमिलरली फॉरेन फर्म्स अपने हाउस होल्ड को क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू बिजनेस ही आता है रे, फिर वो बिजनेस वाला अपने हाउस होल्ड को देता है। एग्जैक्टली, ऊपर अगर मैन पावर सर्विसेज दिया है तो वहां पे फॉरेन फर्म क्या करेगा? आने दो, क्या करेगा? सिमिलरली मेरा भाई जो यूएस में बैठा है वो मेरे मम्मी पापा को भी पैसे भेज सकता है। दैट विल बी विच रेमिटेंस? आई होप यू ऑल गाइज आर गेटिंग दिस। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट बिजनेस फर्म्स एंड फॉरेन सेक्टर। अपने बिजनेस से, डोमेस्टिक बिजनेस से फॉरेन बिजनेस को क्या क्या गया? पहले तो एक्सपोर्ट हुआ गुड्स का, बराबर है ना? एक्सपोर्ट्स, फिर ओएनजीसी किधर का फर्म है?
अपना फर्म है। उसने लंदन में ओएनजीसी विदेश करके चालू किया, फॉरेन सेक्टर में। उसको क्या कहते हैं? ओके, इट इज FDI और FII। व्हाट इज FDI? व्हाट इज FII? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FII? भूल गया सब कुछ। ओके ओके, सुजुकी कौन सी कंट्री का फर्म? सुजुकी जापान। इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर है। ओके, तो सुजुकी खाली पैसा दे रहा है कि रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, टेक्निक, सब कुछ? मतलब सुजुकी इंडिया में आया खाली पैसा दे के धंधा करने। सो बिजनेस मोटिव के स्पेक्यूलेशन मोटिव, दैट इज FDI। कोका कोला इंडिया में आया बिजनेस के स्पेक्यूलेशन, दैट इज FDI। इंडिया के हेमलीज करके टॉय स्टोर है जिसको टेक ओवर किया रिलायंस ने, बट जब हेमलीज वाला इंडिया में आ रहा है तो वो खाली पैसा डाल रहा है कि बिजनेस कर रहा है, दैट इज FDI। जुबिलियन फूड वर्क्स, डोमिनोज इंडिया में खाली पैसा डाल रहा है कि धंधा कर रहा है, दैट इज FDI। बट ब्लैक स्टोन अगर जियो फाइनेंशियल को बोलता है दे या तेरे को 500 करोड़ मेरे को रिटर्न्स दे, मेरे को धंधे में इंटरेस्ट, they are just speculating and that is called as FII. So FDI is always long term, 25, 30, 35, 40, 50 साल तक धंधा करना है, but FII can be short term as well as business interest is only in FDI, returns on investment interest is in FII. Hello? चलो, और क्या अपने यहां से फॉरेन सेक्टर में जाता है? अपने फर्म से फॉरेन सेक्टर में गया, बहुत सिंपल है यार, करेंसी नहीं जाता है। मुकेश अंबानी ने लोन दिया था, इट इज लोन्स गिवन। ग्रांट्स और लोन, चलो ना दोनों लिख देते हैं। क्या बोला? ग्रांट्स और लोन्स गिवन। एंड फाइनली एक और चीज जो अपने यहां से बाहर जाता है, इन द फॉर्म ऑफ मनी। अरे इंपोर्ट ड्यूटी तो अपना ही कंट्री का गवर्नमेंट लगाता है रे। अच्छा, कैन आई से इफ वी इंपोर्ट सर्टेन गुड्स तो उस पे क्या करना पड़ता है? अरे यार तुम समझ नहीं रहा है। अगर मैंने यूएस से गुड्स मंगाया, इंपोर्ट हुआ, तो इस पे जो कस्टम और टैरिफ पे किया वो क्या यूएस की गवर्नमेंट को गया? अपनी गवर्नमेंट। मैं पूछ रहा यूएस को क्या गया? अरे तुमने वहां से मंगवाया तो उसको कुछ तो देगा ना। हाँ, दैट इज व्हाट इंपोर्ट पेमेंट्स। अरे इंपोर्ट का पैसा नहीं देगा क्या? फोकट में इंपोर्ट करेगा क्या? इट इज इंपोर्ट। सी कस्टम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो अपना ही इंपोर्टर जो कस्टम या टैरिफ पे कर रहा है वो किसको जा रहा है? अपनी गवर्नमेंट को। इसमें फॉरेन सेक्टर का कोई लेना देना? अच्छा, नाउ फॉरेन सेक्टर से अपने डोमेस्टिक बिजनेसेस को क्या क्या आया? हाँ बराबर है। अभी तो क्या है, ऊपर लिख दिया है ना। तो पहले तो हमने क्या किया? इंपोर्ट्स। फिर क्योंकि बाहर से भी FDI और FII आता है। फिर ओके, इट इज ग्रांट्स और लोन्स रिसीव्ड, बराबर है। फिर एक्सपोर्ट पेमेंट्स। ये कैसा देश चलाता है तुम? मतलब है तुम गुड्स बेचता भी है और बोलते हैं मैं साथ में पैसा भी भेजेगा। वाह वाह, स्लो क्लैप्स।
मतलब खाली ऊपर वाले का है ना, आंख बंद करके उल्टा नहीं करना होता है। अच्छा मेरे को बोलो, फॉरेन सेक्टर से अपने को पैसा आया कि कभी आया, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट रिसीट्स। I hope you guys are getting this. So this is very small diagram of 4 sector model of circular flow of national income. क्या बोल रहे हो? कुछ बोले तुम लोग ने? हाँ क्या बोल रहे? हाँ आराम से। अच्छा अब तक ये आधा ही हुआ है, इसके बाद तो वो इक्विलिब्रियम वाले डायग्राम्स होते, पहले ये बना लो। हाँ थैंक यू एक मिनट। आज कैसा है, यूएस और इंडिया के बीच में भी लेती देती होता है ना, एक काम करता हूं दोनों साइड एरो डाल देता हूं, मतलब अपना गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट को, फॉरेन गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट को। क्या पहले तो गुड्स एंड बराबर है, डिफेंस का हेल्प लेते बराबर है, फिर है अपना टैक्स देगा। ओके इट कैन बी बस, और क्या, मेनली तो डिफेंस का सिस्टम और बाकी पैसे का लेते देते। पहले काम करोगे, पहले ये आधा ऊपर का बना लो। पार्श्व बुला रहे प्रथमेश, सुनाई नहीं दे रहे तुझे? एकदम लास्ट में कॉर्नर पे बैठे, किसको नहीं दिखेगा? थोड़ा फास्ट ड्रॉ करेंगे, चलो। ओके नाउ गाइस, यहां पे इक्विलिब्रियम डायग्राम के ना 2 केसेस आएंगे। एनी रैंडम गेस? ओके फर्स्ट लाइन इज सी, देन सी प्लस आई, तो वही x माइनस एम को लेके 2 केस बनेंगे। नाउ एनी रैंडम गेस? एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इंपोर्ट्स तो क्या, एंड तो क्या, बराबर? ओके साथ में हो, फिलहाल मेरे साथ कोई ड्रॉ नहीं करना, साथ में देखना। पहले सबसे पहला दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। चलो हेल्प मी एंड ट्राई टू रिकलेक्ट द डायग्राम। पहले तो दिस इज विच एक्सिस एंड दिस इज बराबर वाला बराबर है वाई एक्सिस के नीचे क्या, अनदर वाई एक्सिस, एंड ओके व्हाट डू वी कंसीडर ऑन एक्स एक्सिस? ऊपर नीचे दोनों सेम के अलग अलग है? ओके दोनों के एक्स एक्सिस पे इट इज एग्रीगेट। अच्छा ऊपर वाले डायग्राम में वाई एक्सिस बोल नहीं रहे हो, एग्रीगेट कंजम्पशन। ओके नाउ अब यहां पे बहुत सारी चीज आएंगी। पहला सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स। ए बाय द वे एक चीज लिखना तो भूल ही गया मैं, अपना मेरे को बोलो लीकेजेस और इंजेक्शन क्या होएगा? अब तक आपको 2 तो पता है, सेविंग्स, टैक्सेस, बराबर है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लीकेज क्या होएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लीकेज क्या होएगा? इंपोर्ट, करेक्ट, बिकॉज व्हेन वी इंपोर्ट तो पैसा
Okay, so savings, taxes, imports are, बोल नहीं रहे हो, are, whereas investments, बोलो बोलो बोलो, और सामने exports are, how exports are injections, पैसा आ रहा है, बराबर है. मैं अभी मत लिखो, टाइम दूंगा यार, रुको ना, सामने देखो ना. पहले तो फर्स्ट आई विल ड्रॉ कितना डिग्री लाइन, एंड दैट 45 डिग्री लाइन इज व्हाट, C प्लस S प्लस T. ओके, फिर ये पहली वाली लाइन इज विच लाइन, जितना O to A ऊपर उतना O to A डैश नीचे. दिस इज योर फर्स्ट इक्विलिब्रियम when national income is OY 58,800, नीचे रहेगा OY डैश और ये रहेगा E डैश. A डैश Y डैश से आपको एक लाइन खींचेगी. दिस इज योर विच लाइन, समझ रहे हैं ना. हाँ, फिर ऊपर और एक आएगा, दैट इज C प्लस I. यू गॉट अ न्यू इक्विलिब्रियम E1. नेशनल इनकम बढ़ गया फ्रॉम 58,800 टू 65,000 बिकॉज ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. ओके, तो ये हो गया आपका E1 डैश और उतना आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट्स. ओके, फिर आया C प्लस I प्लस G. सो वी गॉट अ न्यू इक्विलिब्रियम एट E. 5,000 का टैक्स भरा तो 65 से 70,000. नेशनल इनकम क्या हो गया, अरे बोलो क्या हो गया, and we got a new equilibrium E2 dash and that E2 dash was I plus G. तो यहां पे आया था S plus. Till now this is your 3-sector model. Now I am drawing case 1. Now when I say case 1, it is export value greater than import value. अगर एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट, x माइनस एम का ब्रैकेट ओपन होएगा तो आंसर विल बी पॉजिटिव के नेगेटिव, मतलब नेशनल इनकम कम होएगा कि बढ़ेगा. सो नाउ आई विल ड्रॉ वन मोर लाइन जो एकदम ऊपर जाएगा, दैट इज थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया ये. ओके, आई विल ड्रॉ वन मोर लाइन जो थोड़ा ऊपर से जाएगा, दैट इज C प्लस I प्लस G. अच्छा, दिस इज योर विच इक्विलिब्रियम, बोलो यार, जिसमें एक्सपोर्ट ज्यादा होने की वजह से नेशनल इनकम क्या हो गया, तो नीचे भी नेशनल इनकम क्या होएगा, बोलो यार. एंड योर E3 डैश विल बी व्हाट, क्या आएगा पता है, पूछो क्या. ओके, नवा इक्विलिब्रियम कैन आई से एट E3 आया है ना. अब E3 में ब्लैक और रेड का इंटरसेक्शन, ब्लैक क्या है, C प्लस S प्लस T इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. बराबर, हेलो बराबर, छी कैंसल. ये माइनस वाले को ये साइड लेके जाओ तो S प्लस T प्लस विल बी इक्वल टू I प्लस G प्लस, सारे लीकेजेस एक साइड, सेविंग्स, सारे इंजेक्शंस एक साइड. सो व्हाट हैपेंस हियर, तो ये हो जाएगा I प्लस G प्लस X ऊपर S प्लस T प्लस. क्लियर है. ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ केस 2. व्हाट विल बी माय केस 2, import value greater than export value, and then if I open the bracket of x minus m, answer will be, and because of negative national income क्या हो जाएगा, बोलो यार, देखना कैसा. ठीक है, फटाफट. हाँ 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 हाँ, बोल नहीं रहे हो सब लोग. हाँ हाँ, अभी क्या लिखूं, कहां लिखूं, दोनों के. अच्छा, फिर
कहाँ लिखो वो? ऊपर इधर वाई एक्सिस पे। ओके, फिर इधर क्या क्या लिखो? फटाफट। तुम लोग जितना फास्ट बोले इतना मैं फास्ट लिख सकता। हाँ, अभी पहले क्या करूं? वो 45 डिग्री लाइन कौन सी है? बराबर है ना? हाँ, फिर ये वाली लाइन कौन सी है अपनी? सी। ये जितना ऊपर उतना, हियर इट इज, दबा। फिर नीचे जो दबा, क्या किया? कौन सा कव है? हाँ, फिर आया तुम्हारा दबा, जब जुला, जब जुला। ये आपका क्या है? ओके, अब है ना थोड़ा ट्रिक करेंगे आप लोग। अब थोड़ा स्टीप बनाएंगे सी प्लस आई प्लस जी। दिख रहा है थोड़ा स्लोप में डिफरेंस है ना? थोड़ा स्टीप बनाया। पूछो क्यों? 2 मिनट में समझेगा। सो दिस वॉज योर सी प्लस आई प्लस जी E2 वेयर नेशनल इनकम इंक्रीज फ्रॉम OY1 टू OY2। नीचे भी अपना हो जाएगा Y2 डैश, ये हो जाएगा E2 डैश, और इतना अपना हो जाएगा I प्लस जी, यहां S प्लस। नाउ अभी चालू जो है ना CIG X माइनस M, चालू तो ऊपर से होएगा, बट ये जब मैंने इंटरसेक्ट देखा, दिस इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस, तो इसका इंटरसेक्ट जो है ना E2 से E3, वो और ऊपर गया कि अंदर आया? सो Y2 से Y3 क्या आ गया? मतलब नेशनल इनकम क्या हो गया? क्यों कम हुआ? इंपोर्ट ज्यादा था। तो उसी का अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन देखेंगे तो E2 से E3 डैश पे हम किधर आ गए? अंदर आ गए। आर यू गाइज गेटिंग दिस? हाँ कि ना? ड्रॉ। सिर्फ ये डायग्राम में याद रखना है आप लोग को। हाँ, क्या करोगे? C और C प्लस आई के बाद ये थोड़ा स्टीप बनाना, तो ही आपका ये इंटरसेप्ट अंदर आएगा। मेरे पास एक और ऑफर है, 2 इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाने का 200 रुपया। पहले ये लिखा आप लोग ने? सर्कुलर डायग्राम के नीचे प्लीज पहले वो लिखना, इंजेक्शंस लीकेजेस। है किसी के साथ डील के नो डील? मेरे को लगा यार 500 नहीं तो 200 तो आएगा। है किधर? मुलुन में? हम मुलुन वाले फिजूल के खर्च में विश्वास नहीं रखते, लाइक थाने पेपर। हो गया कि बाकी है? हेलो, डन? चलो एक लास्ट हेडिंग दे दो। इनकम डिटर्मिनेशन दो, हेडिंग दो। आराम पर भरा है पब्लिक इधर। इनकम डिटर्मिनेशन विथ टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम
comma transfer payments and foreign trade multiplier. Tax as a function of income, transfer payments and foreign trade multiplier. आपको पहला वाला आता है, ट्रांसफर टैक्स एज अ फंक्शन एंड ट्रांसफर पेमेंट्स आता है कि भूल गए? चलो हेल्प करो, पहले कुछ लिखना नहीं. C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई डी. बट अब वाई डी जो है वो क्या होता है? Y माइनस टी बार प्लस टी आर, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स. अरे सॉरी, y माइनस टी बार माइनस टी वाई प्लस टी आर. बराबर है. ये तो कौन सा टैक्स था? लमसम. और टी वाई क्या था? प्रोपोर्शनल प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स. एम आई राइट? ओके. और फिर है ना इसमें एम भी होएगा. व्हाट इज एम? हाँ, इंपोर्ट्स. अब एम विल बी डिनोटेड एज एम बार माइनस एम वाई. आई रिपीट, क्या बोला? एम बार माइनस. अच्छा, एम बार क्या रहेगा? अरे एम सॉरी, टोटल इंपोर्ट्स कैलकुलेट करना है ना. लमसम इंपोर्ट्स प्लस दोज इंपोर्ट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन इनकम. एम बार इज दोज इंपोर्ट्स जो अपने को करना ही पड़ेगा, जैसे ऑयल. चॉइस ही नहीं है, बिकॉज इंडिया के पास इतने क्रूड ऑयल रिजर्व्स. एंड एनी फर्दर इंपोर्ट्स जो डिपेंडेंट ऑन इनकम है इज डिनोटेड एज एम वाई. तो अब जब मैं पहला फॉर्मूला लिखूंगा ना, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, तो नाउ आई विल रीराइट एज y इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट y माइनस टी बार माइनस टी वाई प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार माइनस एम वाई. अरे वो ब्रैकेट ओपन कर दूं? अच्छा, माइनस प्लस डालना है तो मुझे यहां पे ब्रैकेट डालना पड़ेगा. मैंने डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन किया है, समझा ना? ओके. अब पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन करते. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई माइनस बी टी बार माइनस बी टी वाई प्लस बी टी आर प्लस 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 माइनस माइनस. y वाले को एक साइड लेके आओ. y माइनस बी वाई प्लस बी टी वाई प्लस एम वाई इज इक्वल टू a माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार. बराबर है? चलो, देयरफॉर y कॉमन लो. 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस एम इज इक्वल टू a माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस. Okay, so therefore now y will be is equal to 1 upon 1 minus b plus bt plus m into a minus bt bar plus btr plus अच्छा, ये रीराइट कैसे कर सकते हैं? 1 अपॉन 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी प्लस एम इंटू ए माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार. और उसमें एक चीज याद रखना, वेयर 1 upon 1 minus b plus m is foreign trade multiplier. जैसे टैक्स मल्टीप्लायर था ना. हेलो,
हाँ वैसे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है। देखो इधर मैंने भी यही लिखा है 1/1 माइनस बी प्लस एस प्लस एम, और फिर ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला आता 1/1 माइनस बी इंटू 1 - टी प्लस एम इंटू ए माइनस टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार। माँ कसम जो बुक में सब वही सीखा है, लेकिन मेरा डिटेल्ड डेरिवेशन है। लिखो एंड दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर नंबर। सो चैप्टर 6 का यूनिट 1 का प्रिपरेशन, नोटबुक एंड मटेरियल दोनों, क्योंकि उसमें हाईलाइट भी है, बट चैप्टर का 6 का यूनिट 2 इज कंप्लीटली इन नोटबुक, क्योंकि उसमें डायग्राम्स बहुत सारे। आपको चाहिए ना तो इसका मैं ये लिख देता हूं, सिर्फ एम जो है दैट इज टोटल इंपोर्ट्स, एम बार इज ऑटोनॉमस इंपोर्ट्स और एम वाई इज इंपोर्ट्स डिपेंडेंट ऑन इनकम। जिसको चाहिए लिख सकता है। कैपिटल M will be your total imports which is made up of certain autonomous imports and certain imports dependent on income. एक ही रिक्वेस्ट है, विदिन 24 आवर्स पहला तो 4 सेक्टर मॉडल का डायग्राम का प्रैक्टिस, डायरेक्ट 4 सेक्टर, एंड सेकेंड 5 इनकम डिटर्मिनेशन के। पहले 3 सेक्टर में थे और ये एक एडिशन 4 सेक्टर के। तो इन शॉर्ट टोटल 6 चीज होनी चाहिए आपकी। फॉर्मूला में ना, ये रियल लाइफ में यूज होता। मैक्रो में ना, मैक्रो में द एडवांटेज इज देयर इज वेरी लेस और नो अजम्पशंस। माइक्रो में कैसा है, वो हर चीज को प्रूव करने के लिए मार्शल ने अज्यूम 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 अज्यूम। नहीं, बिकॉज नाउ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या होते हैं पता है, जो आज थीसिस लिखते हैं ना, दे ऑलवेज गो फॉर वेरी लेस अजम्पशन। एंड मेरा भी जो पीएचडी का टॉपिक है, इट इज हाउ टुडे इंडियन मार्केट इज नॉट इन्फ्लुएंस थ्रू एनी डिस्टर्बेंसेस इन फॉरेन मार्केट। पहले क्या होता था कि भाई डाउ जोन्स गिरा मतलब इंडिया क्रैश, आज गिरता है, क्रैश नहीं होता है। तो कैसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, वो मेरा थीसिस है। मेरा अपॉइंटमेंट फाइनल हुआ ना नवंबर में, पार्लियामेंट। खाली पास हो जाए यार। एंजाइटी लेवल बढ़ गई है। मिनिस्टर्स के सामने देना होता है ना तो टेंशन नहीं आता है, उनको ज्यादा नहीं समझता है।
लेकिन वो लोग के सामने नहीं देना है। स्टैंडिंग कमिटी होती है आरबीआई की। आप लोग कभी लोकसभा का हियरिंग देखोगे ना, तो मिनिस्टर लोग ऐसे सेमी सर्कल में बैठे ना, स्पीकर के नीचे है ना सर्कल में बैठे रहते हैं। दोज आर कॉल्ड एज द स्टैंडिंग कमिटी। वो थोड़े नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग रहते हैं उधर, जो मिनिस्टर को चीजें सिंप्लीफाई करके देते ताकि उनको समझे कि चलने वाला क्या है। इसलिए हर एक के पास आईएएस ऑफिसर भी होते हैं ना। यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए तुम लोग को। यूपीएससी सिंपल है। ये हो गया लिख के। चलो फटाफट एमसीक्यूज डिस्कस कर ले में, जो 15-20 थे वो। पेज नंबर बोलो। नहीं सॉरी, नंबर बोलो ना, कौन से यहां से स्टार्ट करना है। ओके चलो, पेज नंबर 205, एमसीक्यू नंबर 69। अरे क्वेश्चन तो पढ़ने दो। इन सिंपल 2 सेक्टर मॉडल, कौन सा है? बिजनेस फर्म एंड हाउस होल्ड। विच सेक्टर इज द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? हाउस होल्ड। विच सेक्टर सप्लाइज फैक्टर्स ऑफ हाउस होल्ड। ये इतना सिंपल है ना, ऐसा आवे तो एग्जाम में। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग फ्लो रिप्रेजेंट पेमेंट मेड बाय बिजनेस फर्म टू हाउस होल्ड? हाँ, बिजनेस जो हाउस होल्ड को देवे, दैट इज फैक्टर पेमेंट्स। इन सर्कुलर फ्लो मॉडल, हाउस होल्ड आर द correct buyers of goods and service and sellers of factors of production. Which component of the flow represent total spending by household on goods and services? वो नीचे लिखे थे ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलो गाइस, क्या कैलकुलेट करना है? y फाइंड करना है। व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इज 2000, क्या करोगे? क्या y में 2000 डाल दिया तो व्हाट इज 2000 इंटू 0.8? कैलकुलेटर है क्या किसी के पास? नहीं, मेरे को तुम्हारे पे भरोसा नहीं है ना। नहीं देना भी कैलकुलेटर। अभी कांजूर मांग नहीं रखा है। अच्छा, तो 2000 इंटू 0.8 प्लस 2100 है सबको? किसी को डाउट है उसमें? अच्छा, 1000 प्लस 0.6y, सीधे लेवल ऑफ सेविंग व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इज 4000। पहले तो कंजम्पशन कितना आया? 3400, बराबर है। अच्छा, तो सेविंग्स कितनी है? कैसे आया 600? इनकम इनकम माइनस कंजम्पशन। सो 4000 माइनस 3400, सेविंग्स हो गई कितनी? अच्छा, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स परचेस्ड बाय कंपनीज हाउ मच? एड्स वैल्यू वर्थ हाउ मच? तो टोटल वैल्यू कैसे आएगा? कैसे है पता चला? ऐड करना है उसको, करेक्ट। रॉ मटेरियल परचेस्ड बाय अ कंपनीज हाउ मच? उसमें वैल्यू ऐड किया, वर्थ हाउ मच? तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? फिर 79 से ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट कल सीखा था ना। विच मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हाँ, व्हाट इज द आंसर? Correct. Any change in given investment which leads to proportionate change in national income. Very good. According to Keynes, in situation of insufficient aggregate demand, अरे ये तो आज हुआ, ये नहीं किया? हाँ,
अगर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आया तो आंसर ए हो सकता है, क्योंकि वो 100 करोड़ पंप किसने किया था? गवर्नमेंट ने. सो इट डिपेंड्स अपॉन विच मल्टीप्लायर. चलो इंस्टीट्यूट से कंफर्म करता हूं मैं, स्टार मार्क कर देना. ओके ओके ओके, नहीं कुछ पूछने का जरूरत नहीं है. आंसर ए. आई एम वेरी सॉरी, बी क्यों नहीं है? बहुत सिंपल है आंसर. मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ व्हाट? एग्जैक्टली, एडिशनल इन्वेस्टमेंट. और यहां पे डायरेक्टली क्या बोल दिया है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट. हेंस आंसर क्या हो जाएगा? ए. क्योंकि वो 100 करोड़ पंप किसने किया था? गवर्नमेंट ने. अच्छा, ये आज हुआ. इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड में इकोनॉमी. अच्छा, इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड मतलब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड, तो क्या होएगा? करेक्ट. ये आज हुआ एक्चुअली डिफ्लेशनरी गैप में. अच्छा, वो लॉजिक लगा दिया. ओके, नो प्रॉब्लम. इन टू सेक्टर मॉडल सेविंग्स बाय हाउस होल्ड्स आर इक्वल टू, correct, savings, mobilization, investments. Correct. Two sector model flow assumes that all income earned by household is either spent on or it is C plus S. Two sector में मतलब there is no what? Very good. Aggregate demand दिया है 1000 minus 100p, where p is price. Calculate aggregate demand where price is. सो P के जगह पे 5 डाल दिया. सो 1000 माइनस 500, आंसर इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? वेरी गुड. व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? 1 अपॉन. तो ऑप्शन कौन सा? अच्छा, ये जो है ना, जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय, कैन आई से स्मॉल के? तो स्मॉल के हम लोग क्या लिखते हैं? 1 अपॉन MP. इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 अपॉन 1 माइनस MPC. तो आगे एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन में. अच्छा, दोनों आ सकता है. फॉर्मूला है तो ऑप्शन ए इज दिस एंड ऑप्शन बी इज दिस. हाँ, तो ऑप्शन सी में होएगा बोथ ए एंड बी. चलो, ए MPS दिया है. MPS इज हाउ मच? तो मल्टीप्लायर कितना आएगा? कैसे आया? 1 अपॉन 0.2. आंसर इज, आया सबको? ओके. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंडिकेट्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट विल लीड टू व्हाट? लार्जर इंक्रीज इन नेशनल इनकम. क्योंकि पंप हुआ था 100 करोड़ बट नेशनल इनकम बढ़ा था बाय 400 करोड़. 4 टाइम्स था ना मल्टीप्लायर. अज्यूमिंग 25% was MPS. ओके. An investment multiplier can be used to calculate total change in national income when there is autonomous increase in investment. And what does autonomous investment refers to? मल्टीप्लायर दिया है 3 एंड इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 100. तो नेशनल इनकम कितने से बढ़ा? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 into 100. इट इज हाउ मच? आगे था इतना ही था. अब टोटल कितने? मतलब बीच में जो 4-5 छोड़े थे और वो कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर से है ना, आई एम स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 3. इधर देखो ना, एक ही मिनट देना. ये 2 चैप्टर है ना साथ में करवाने वाला हूं. कौन सा? 3 and 4. एंड यू नो व्हाट, जो मैं चैप्टर 3 के फर्स्ट लेक्चर में बोलूंगा ना, उसका पूरा कनेक्शन चैप्टर 4 के लास्ट तक होएगा. सो इफ यू मिस एनी सेशन ऑफ चैप्टर 3 and 4, बीच में, स्टार्ट में, एंड में, मतलब आपने पूरा कनेक्टिविटी लूज किया है. इट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स.
जिसको मिला के 2 and 3 3 and 4 मिला के ओनली एंड ओनली 183 डायग्राम्स है। 83 टोटल वाले दे दिए। चैप्टर 3 और 4 मिला के सिर्फ और सिर्फ 83 डायग्राम्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फाउंडेशन। चलो पहले हम लोग ने कौन सा किया था? माइक्रो, फिर हमने किया मैक्रो, अब 2 करेंगे माइक्रो, फिर 2 करेंगे। एंजॉय योर मिनी वेकेशन, सी यू सून पोस्ट समर ब्रेक।